अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि है प्लेंट के बारे में। जो ऑर्डर 6 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो एक जनरल ऑर्डर था और उसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों कवर किए गए थे। ये ऑर्डर 7 जो है ये स्पेसिफिक प्लेंट के बारे में है और इसमें हमें बताया जाता है कि प्लेंट जो है उसमें उसको हमने किस तरह तहरीर करना है, उसके पर्टिकुलर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो रूल 1 पढ़ते हैं जी, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट, कि जो हमने प्लेंट तैयार करना है उसके पार्टिकुलर्स कौन कौन से होने चाहिए। द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्लॉज ए, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड। तो सबसे पहले जब हमने एक दावा तैयार करना है तो उसके सबसे ऊपर जो है हमने अदालत का नाम लिखना है। उसके बाद क्लॉज बी, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। तो उसके बाद जब पार्टीज़ का नाम नीचे आना है तो सबसे पहले प्लेंटिफ का नाम लिखना है, उसका नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, कौम लिखेंगे और उसकी रेजिडेंस लिखेंगे, वो कहाँ पे रहता है। Clause C, the name, description and place of residence of the defendant so far as they can be ascertained। वर्सेस करके जब हमने जो है प्लेंटिफ का नाम लिख दिया, उसके बाद वर्सेस करके नीचे हम डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे। वही सेम जो है वही तरीक़ाकार होगा, उसका नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, कौम लिखेंगे और उसका जो रेजिडेंस की डिस्क्रिप्शन है वो देंगे। Clause D, where the plaintiff or the defendant is a minor, a person of unsound mind has statement to that effect। अब इस सूरत में कि अगर जो है दावा करने वाला प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसके खिलाफ दावा हो रहा है वो अगर माइनर है या वो अनसाउंड माइंड है, तो इस हद तक भी जो है फिर आगे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ये असल में ऐसे होता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो माइनर होता है या अनसाउंड माइंड होता है, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो, या फ़लाँ जो बच्चा है या कोई बंदा है या कोई औरत है, वो फ़ातिउल अक़ल है। अगर अगर वो अनसाउंड माइंड है या वो माइनर है, तो ये दावा जो है बज़रिया गार्डियन दायर किया जा रहा है। गार्डियन का भी फिर आगे आपने पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है, नाम बताना है, कौम बतानी है, उसका पता वगैरह बताना है। आगे क्लॉज ई है, द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। अब उसके बाद जो है हमने फैक्ट्स लिखने हैं दावा में कि किस फैक्ट की वजह से कॉज ऑफ एक्शन जो है हमारा बना है। आपने कॉज ऑफ एक्शन भी बताना है और वो कब अराउज हुआ है, कब अराइज हुआ है कॉज ऑफ एक्शन, ये भी आपने बताना है। ये नहीं है कि आपने पूरी कहानी बता देनी है कॉज ऑफ एक्शन का, वो उसमें जिक्र ही नहीं करना, फिर वो 7-11 में जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट उसका। आगे क्लॉज एफ है, द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन। ये जो है ये लीगल पॉइंट्स हैं, एक कॉज ऑफ एक्शन और ये ज्यूरिसडिक्शन वाला। तो जब हम प्लेंट जो है वो तहरीर करते हैं तो एंड पे जो है वो एक दो हम उसमें लाइनें लिखते हैं जो कि लीगल होती हैं कि ये जी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की रेजिडेंस जो है वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में होने की वजह से जी फ़लाँ अदालत को इस केस का इख्तियार समाअत हासिल है। ये एक तहरीर होती है जो हम लिखते हैं प्लेंट में। आगे क्लॉज जी है, द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम। अब प्लेंटिफ जो है वो जो जो भी रिलीफ क्लेम करना चाह रहा है उसने अपना वो भी लिखना है। क्लेम प्लेंटिफ ने अपना रिलीफ जो क्लेम करना है उस रिलीफ के बारे में भी लिखना है। ये इस्तदा होती है जो कि हम प्लेंट के एंड पे लिखते हैं। क्लॉज H, where the plaintiff has allowed a set off or relinquish a portion of his claim the amount so allowed or relinquish। अब ये सेट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ की बात हुई है कि जब एक प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के खिलाफ दावा दायर करता है, मिसाल के तौर पे उसने 10 लाख का दावा दायर किया है, लेकिन जब जो डिफेंडेंट है वो अपील हुआ है, वो कहता है मैंने तो जी इसके देने हैं 10 लाख, लेकिन इसने भी मेरे जो है वो 5 लाख देने हैं। तो फिर जो है प्लेंटिफ कहेगा कि मेरा जो रिलीफ क्लेम्ड है वो तो 10 लाख है, लेकिन क्योंकि इस मैंने भी जो है इसके देने हैं पैसे, ये क्लेम कर रहा है, तो फिर मैं जो है 5 लाख तक का सेट ऑफ करता हूँ, रिलिंक्विश करता हूँ उसका पोर्शन, और बाकी जो है फिर उसको आगे लेके चलेंगे प्रोसीडिंग। क्लॉज आई है, स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस सो फार एज द केस एडमिट्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो आपने जो है वो तहरीर करनी है कि ये जी जो है सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, और उसके बाद जो है फिर उसी सब्जेक्ट मैटर की जो आप वैल्यू जो है डिसाइड करेंगे, उसी अमाउंट के ऊपर जो है फिर आपका कोर्ट फीस भी लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपकी वैल्यू जो आपने सब्जेक्ट मैटर की डिसाइड किया उस पर डिपेंड करता है। तो ये था जी, ये लॉ गैट की हवाला से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये अक्सर औकात ये बहुत ज़रूरी है रूल 1 इसका, ये क्योंकि एक स्केच है पूरा प्लेंट का कि प्लेंट जो है वो किस तरह तहरीर करते हैं, उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो ये इसमें से लाजिम एक आधा सवाल जो है वो पूछेंगे, शायद ज़्यादा ही पूछें, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये एक मेन चीज़ है कि जिसके हवाले से हम प्लेंट तैयार करते हैं, तो ये तमाम तर जो चीज़ें इसमें क्लॉज आई तक बताई गई हैं, ये तमाम तर चीज़ें प्लेंट में होती हैं और ये इनमें से कुछ लीगल पॉइंट्स भी हैं, तो इसलिए ये लॉग ऐड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, इसका रूल 2 है, इन मनी सूट्स वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ द मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। तो जहाँ पे मनी की रिकवरी का सूट होगा वहाँ पे एक आपने प्रिसाइज अमाउंट जो है वो वहाँ पे तहरीर करनी है। ये आए बाइंशाएँ नहीं यहाँ पे करना, आपने प्रिसाइज अमाउंट बतानी है रिकवरी सूट में, जहाँ पे पैसों का मामला होगा रिकवरी का। बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मीन्स प्रॉफिट, इसको मीन्स प्रॉफिट भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट भी पढ़ते हैं, और फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट बिटवीन हिम एंड द डिपेंडेंट द प्लेंट शेल स्टेट अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट सूट फॉर। तो अगर तो कोई ऐसा सूट है जिसमें मीन्स प्रॉफिट क्लेम किए गए हैं, या कोई ऐसा दावा है जिसमें जो है आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं है, तो फिर जो है आपने एक अप्रॉक्सीमेटली जो है अमाउंट जो है लिखनी है, एक आपने अंदाज़ा देना है कि ये इस इतनी का अमाउंट हो सकती है। तो जहाँ पे रूल 2 हमें बता रहा है कि जहाँ पे मनी सूट होगा, जहाँ पे आपने पैसों की रिकवरी की बाबत सूट फाइल करना है, तो वहाँ पे आपने एक प्रिसाइज अमाउंट देनी है। और आगे रूल 2 हमें बता रहा है कि जहाँ पे मीन्स प्रॉफिट की बात होगी, मीन्स प्रॉफिट जहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट जो है वो आपने तहरीर करनी है। आगे चलते हैं जी, rule 3, where the subject matter of the suit is immovable property. Where the subject matter of the suit is immovable property, the plan shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries or number in a record of settlement of survey, the plan shall specify such boundary or number. ये सिंपल एक बात है, रूल 3 में बता दी गई है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत कोई दावा फाइल किया जाएगा या कोई दावा आएगा, तो फिर आपने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उस प्रॉपर्टी की देनी है। इसको हम कहते हैं हदूद अरबा। आपने प्रॉपर बताना है कि ये किस जगह पे वाक़ है, इसके मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, जनूब में क्या है, शुमाल में क्या है, कि किसका घर है, किसकी ज़मीन है, किसका प्लॉट है। ये आपने इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाए। रूल 3 हमें ये बता रहा है। रूल 4 पढ़ते हैं जी, when plaintiff sues as a representative, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken steps if necessary to enable him to institute a suit concerning it. अब रूल 4 जो है वो हमें बताता है कि जहाँ पे एक प्लेंट जो है प्लेंटिफ फाइल करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो कोई भी एक बंदा जो है उनके बिहाफ पे, तमाम के बिहाफ पे सूट की पैरवी कर सकता है, फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जहाँ पे जो प्लेंटिफ है एज ए रिप्रेजेंटेटिव है और उसका अपना भी जो है कोई इंटरेस्ट है, तो फिर उसने प्लेंट में बताना है कि ये किसके बिहाफ पे कर रहा है, किस अथॉरिटी में, किस कैपेसिटी में जो है वो प्लेंट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव लेके आया, और उसने उसने उस प्लेंट में अपना भी जो इंटरेस्ट है वो भी बताना है, और जिनकी बाबत वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ आया उनका इंटरेस्ट भी बताना है, और उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और किस कैपेसिटी में वो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ बना है वो भी आपने बताना है। यहाँ पे असल में पावर ऑफ अटॉर्नी की बात हो रही है। अगर वो उन दूसरे प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे भी अगर रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ आया, तो फिर उसने जो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी उनकी तरफ से दी गई, तो वो भी जो अदालत में है सबमिट करवानी है। आगे चलते हैं जी, रूल 5, डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन, द प्लेंटिफ शैल शो द डिफेंडेंट is or claim to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand. अब रूल 5 हमें बता रहा है कि जब हमने प्लेंट तहरीर करना है प्लेंटिफ ने, तो उसने बताना है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है,
डिफेंडेंट का इंटरेस्ट भी शो करना है और उसने ये भी शो करना है कि डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है कि मैंने जो क्लेम किया है वो इस क्लेम का अदालत में अपीयर होके आंसर दे। रूल 5 में ये बता रहा है। आगे रूल 6 है, ये क्या कहता है जी, ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें बता रहा है कि अगर हम जो है टाइम बार्ड होने की सूरत में, अगर टाइम गुजरने के बाद हम दावा दायर करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कौन कौन से ग्राउंड जो हैं वो किस तरह हम लेंगे, आया कि हम ग्राउंड कोई ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो पढ़ते हैं जी। वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड prescribed by law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed। तो एक मिसाल के तौर पे कि एक दावा जो था उसका टाइम लिमिट था 6 साल का, और आपने जो दावा है फिर वो फाइल किया है 7वें साल में, तो टाइम बार तो वो हो गया है लेकिन आपने दावा फाइल कर दिया है। तो जो जो आपने ग्राउंड्स लिए हैं ना या आपने लेने हैं वो आपने अपनी प्लेंट में ही लेने हैं। एट द इनिशियल स्टेज आपने कोर्ट को बताना है कि किस वजह से जो है मैं ये दावा इन टाइम जो है वो फाइल नहीं कर सकता और क्यों मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए लिमिटेशन लॉ से। ये जो ग्राउंड है ये फिर आपने अपने दावा में बताने हैं, अपने वजह बतानी है कि किस वजह से जो है मैं इन टाइम जो दावा है वो दायर नहीं कर सका। रूल 6 हमें ये बता रहा है। आगे चलते हैं जी। रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। Every plaintiff shall state specifically the relief which the plaintiff claim either simply or in the alternative, and it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always be given as the court may think just to same extent, and if it had been asked for, and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement। रूल 7 जो है वो हमें बताता है कि जो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने रिलीफ क्लेम करनी है उसको स्पेसिफिकली जो है वो क्लेम करना है। ये नहीं कि आपने जो है पूरा दावा तहरीर कर दिया और अपनी जो रिलीफ है उसको आपने एक तरह से बोगस सा रखा है, और या आप कह लें कि उसको मुबहम सा रखा है कि उसकी समझ ही नहीं आ रही कि आप रिलीफ जो है वो क्लेम क्या कर रहे हैं। आपने जो भी रिलीफ क्लेम करनी है उसको स्पेसिफिक वाज़ेह तौर पे क्लेम करना है। और इसमें यह है कि अल्टरनेटिव जो रेमेडी है वो मांगने की ज़रूरत, वो रेमेडी मांगने की ज़रूरत नहीं है जो कोर्ट आपको ऑलरेडी जो है वो अता कर सकती है, आपको दे सकती है। और यही रूल जो है वो डिफेंडेंट पे भी लागू होता है कि जो रिलीफ है उसने प्रॉपर एक स्पेसिफिकली शक्ल में जो है वो आपने मांगनी है कोर्ट से। ये नहीं है कि दावा जो मुबहम सा तैयार करके तो आप फाइल करते हैं, कोर्ट को समझ ही ना है कि आप मांग क्या रहे हैं। आगे चलते हैं जी। रूल 8, रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट claim or cause of action founded upon separate and distinct grounds, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। अब रूल 8 जो है वो हमें बता रहा है कि एक दावा में जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे जो है रिलीफ क्लेम कर रहा है, मुख्तलिफ रिलीफ्स जो हैं वो क्लेम कर रहा है और उनके ग्राउंड्स जो अलग अलग हैं, तो फिर जो है प्लेंटिफ ने उन तमाम तर रिलीफ को जो अलग अलग ग्राउंड्स पे वो मांग रहा है उनको स्पेसिफिकली वाज़ेह तौर पे लिखना है सेपरेट सेपरेट ग्राउंड्स पे। ये नहीं है कि एक ही आप उसको एक ही तरह से उसका मिक्सचर सा बना के लिख दें कि कोर्ट को समझ ही ना लगे हाँ जी ये भी रिलीफ मांग रहा है ये भी मांग रहा है। नहीं, जो भी आपने रिलीफ मांगना है उसका ग्राउंड भी देना है फिर कि ये ग्राउंड है उसका। मकसद ये है, रूल 8 हमें बता रहा है कि अगर एक से ज़्यादा रिलीफ जो है प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है तो फिर अगर उसकी रिलीफ जो है उसके ग्राउंड्स भी अलग अलग हैं, वो अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग रिलीफ क्लेम कर रहा है, तो उसने उन तमाम तर को सेपरेटली जो है फिर वो प्लेंट में अपने तहरीर करना है। आगे रूल 9 है, प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। द प्लेंट शैल इंडोर्स ऑन द प्लेंट or annex there to a list of documents if any which has produced along with। Again 1A है, the plaintiff shall present in his plaint the plaintiff has shall present in his plaint as many as copies or paper और प्लेन। ये सिंपल रूल 9 जो है इसमें बताया गया है कि जो आपने
दावा दायर करना है, उसमें आपने जो जो चीज़ें साथ में डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने उनके बारे में बात की गई है। और अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं या एक है तो उन तमाम तर डिफेंडेंट्स को प्लेन्स की जो कॉपीज़ हैं ना वो आपने आगे जो है फिर उनके लिए भी आपने उनको भी अनेक्स करना है अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, ताकि तमाम तर को जो है वो प्लेन्स की कॉपीज़ जो हैं वो मिल सकें और उनको पता चल जाए कि हमारे ख़िलाफ़ दावा हुआ क्या है। रूल 9 हमें ये बताता है। आगे रूल 10 है जी, रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर 7 में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रूल 10 ही है। देखते हैं कि क्या कहता है। ये भी जो रूल है रूल 10, इसको 7-10 भी कहते हैं, तो ये भी लॉग ऐड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं जी। रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट क्लॉज, इसका सब रूल 1 है। द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब इसका क्या मतलब है। रूल 10 सब रूल 1 हमें बताता है कि अगर तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट जो है वो दावा आपका रिटर्न कर सकती है आपको कि आप जी इसको प्रॉपर फॉर्म पे जाके इंस्टीट्यूट करें। इसमें ये होता है कि अगर आपने जो है किसी ऐसी कोर्ट में दावा दायर कर दिया है जिसको उस केस की बाबत पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ही हासिल नहीं थी या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ही हासिल नहीं थी, तो फिर जो है उसको डिस्पोज ऑफ या डिसमिस नहीं करेंगे दावे को, आपको रिटर्न कर देंगे 7-10 में कि ये आप जाएं और इसको प्रॉपर फॉर्म पे जाके फ़ाइल करें कि अब आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो थी लाहौर में, आपने फ़ाइल कर दिया है दावा जाके मुल्तान में, तो फिर जो है मुल्तान वाली कोर्ट आपको 7-10 में दावा जो है वो रिटर्न कर देगी कि ये चीज़ जिस जगह पे कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है उस प्रॉपर्टी की बाबत वहाँ पे जाके आप प्रॉपर फॉर्म पे फाइल करें। या ऐसी कोर्ट में आपने जो है दावा दायर कर दिया कि जिस कोर्ट के पास उस केस की बाबत पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, वो उसको सुन ही नहीं सकती थी, तो फिर जो है कोर्ट आपको वो दावा रिटर्न कर देगी ताकि आप जो है उसको प्रॉपर फॉर्म पे जाके फ़ाइल कर सकें। आगे इसका सब रूल 2 है। वो क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। अब कोर्ट ने जो है वो दावा रिटर्न कर दिया है, तो अब आगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न फॉर रिटर्निंग। तो जब दावा जो है 7-10 में रिटर्न होगा तो जज साहब जो हैं फिर वहाँ पे उस कब वो दावा कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है उसकी डेट लिखेंगे, उस दिन की डेट लिखेंगे, किस दिन जो दावा है वो रिटर्न हो रहा है वो डेट लिखेंगे, पार्टीज़ के नाम लिखेंगे और एक ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे, रीज़न देंगे कि क्यों ये दावा जो है वो रिटर्न किया जा रहा है। ये था जी 7-10 ऑर्डर 7 रूल 10। आगे आ गया ऑर्डर 7 रूल इसका पढ़ते हैं जी 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से दावा जात जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे ही इस रूल के ज़रिए से जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये है जी 7-11। ये भी बड़ा एक मशहूर रूल है, आपने अक्सर औकात सुना होगा। 7-11 में जो है दावा रिजेक्ट हो गया है, तो क्या होता है जी 7-11 पढ़ते हैं। The plaint shall be rejected in the following cases. क्लॉज ए वेयर इट डज़ नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, कि जो प्लेंटिव है उसने एक दावा तहरीर कर दिया है, उसने लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, लेकिन उसने अपना कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा, बनाया दावा ही नहीं लिखा कि दावा दायर करने की वजह क्या बनी है, हम दोनों पार्टीज़ के दरमियान वजह इनाद है क्या। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं तहरीर करेंगे आप, तो फिर भी जो है दावा 7-11 में रिजेक्ट हो जाएगा इनिशियल स्टेजेस पे। इसकी क्लॉज बी है वेयर द लीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court failed to do so। अब जहाँ पे जो है रिलीफ क्लेम की गई है वो अंडर वैल्यू, आपने उसकी वैल्यू ही कम रखी है, तो जब कोर्ट जो है उसको प्लेंटिफ को कहेगा कि इसको आप इसकी वैल्यूएशन सही करके लाएं, तो अगर आप प्रॉपर टाइम पे जो टाइम फिक्स किया हुआ है आप उस टाइम पे जो है इसकी वैल्यूएशन सही करके कोर्ट में इसको प्रेजेंट नहीं करते, तो फिर भी जो है वो 7-11 में आपका दावा जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे इसकी क्लॉज सी है
where the relief is claimed where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon papers insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so. अब क्लॉज सी हमें बताती है कि जो आपने प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर है जो आपका, उसकी वैल्यूएशन तो आपने सही की है, जैसा कि क्लॉज बी में था कि आपने वैल्यूएशन ही उसकी सही नहीं की, लेकिन क्लॉज सी जो है वो हमें बताता है कि वैल्यूएशन तो उसकी सही है, लेकिन जो आपने स्टैम्प पेपर है, जो कोर्ट फ़ी है, उसकी वैल्यू है वो इनसफिशेंट है, वो आपने उसकी जो अमाउंट थी वो कम कोर्ट फीस पे उसको जो है वो आपने तहरीर करवा दिया। तो फिर अगर कोर्ट आपको टाइम देती है कि इसको आप सही करके लाएं, प्रॉपर जो है इसका स्टैम्प पेपर जो है उस पर इसको तहरीर करवाएं, कोर्ट फीस जो प्रॉपर है इसकी वो आप पे करें, तो अगर आप प्रॉपर टाइम पे इसको नहीं लेके आते तो फिर भी 711 में दावा जो है वो इसका रिजेक्ट हो सकता है। आगे क्लॉज डी है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंटिफ टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अगर तो सिरे से ही एक दावा जो है वो बार्ड बाय लॉ है, जैसे कि होता है और सेक्शन 11 जो है रेस जुडिकेटा के, अगर एक दफ़ा सेम पार्टीज़ के दरमियान जो है वो दावा हो चुका है, उसकी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो फिर दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज़ के दरमियान दावा नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी ऐसा दावा जो बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेशन की बात कर लें आप या रेस जुडिकेटा की बात कर लें, तो ऐसा दावा जो सिरे से ही बार्ड बाय लॉ है, तो ऐसा दावा भी जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे 711 में रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं जी। इसका रूल 12 है, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। अब 711 में जो है दावा जो है रिजेक्ट हो गया, तो आगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीजंस फॉर सच ऑर्डर। तो जहाँ पे 711 में दावा जो है रिजेक्ट होगा, तो फिर और रूल 12 में जो बताया गया है कि जज साहब फिर जो है उस इफ़ेक्ट तक उसकी बाबत, उस रिजेक्शन की बाबत जो है एक ऑर्डर लिखवाएंगे और उसकी रीज़न भी बताएंगे कि 711 में क्यों दावा जो है रिजेक्ट किया गया है। आगे रूल 13 है, वे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट does not preclude presentation of fresh suit. The rejection of the plaint on any of the ground herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action. तो रूल 13 हमें बताता है कि 711 में अगर दावा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर भी आप जो है वो फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ये प्रिक्लूड नहीं करता प्लेंटिफ को कि अगर 711 में दावा जो है वो रिजेक्ट हो गया तो आप नया दावा नहीं लेके आ सकते सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। अगर 711 में दावा खारिज हो भी गया है, आपका रिजेक्ट हो भी गया है, तो फिर भी जो है आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ये इसका दूसरा पार्ट है, ऑर्डर 7 का, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन प्लेंट। पढ़ते हैं जी। रूल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज। इसका सब रूल 1 है, वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर, ही शैल प्रोड्यूस इट इन अ कोर्ट when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। अब जिस भी डॉक्यूमेंट पे जो है प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, तो रूल 14 हमें बताता है कि उसने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो उसके पोजेशन में हैं और उसकी पावर में हैं, तो उसने अपने प्लेंट के साथ जो है उनको अनेक्स करना है और कोर्ट में जो है वो उसकी कॉपी भी देनी है। आगे चलते हैं जी। सब रूल 2 है, लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स where he relies on any other document whether in his possession or power or not as evidence in support of his claim, he shall enter such document in a list to be added or annexed to the plaint। अब ये फहरिस्त इंसार की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लॉज 2 जो है और रूल 14 सब रूल 2 की बात कर रहा हूँ मैं। लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स ये बात कर रहा है फहरिस्त इंसार की कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे जो प्लेंटिफ है वो रिलाई कर रहा है लेकिन वो उसके पोजेशन में नहीं है, तो फिर फहरिस्त इंसार में जो है वो उसका उनको तहरीर करके अपने प्लेंट के साथ वो नेक्स्ट करेगा।
आगे चलते हैं जी। रूल 15 स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन प्लेंटिव पोजेशन और पावर where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall if possible state in whose possession or power it is। कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्लेंटिफ के पावर में नहीं है, प्लेंटिफ के पोजेशन में नहीं है, पावर में नहीं है, तो फिर जो है वो एक स्टेटमेंट देगा कि जिस डॉक्यूमेंट पे वो रिलाई कर रहा है वो किसके पोजेशन में है। रूल 15 हमें ये बता रहा है। रूल 16 सूट्स ऑन लास्ट negotiable instrument where the suit is founding upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person upon such instrument, the court may pass such degree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaint was presented and had the same time delivery a copy of instrument to be filed with the प्लेंट। रूल 16 हमें बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा सूट है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कोई चेक के बारे में है या कोई भी ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई दावा है और जो प्लेंटिफ है वो उसके पास वो जो है वो डॉक्यूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उस टाइम नहीं है, या वो कहता है कि ये लॉस्ट हो गया, मेरे पास पहले था लेकिन अब लॉस्ट हो चुका है, गुम चुका है, तो अगर वो कोर्ट को जो है इस बाबत सेटिस्फाई कर लेता है कोर्ट को कि ये मेरे पोजेशन में था लेकिन ये मेरे से लॉस्ट हो गया है, तो फिर जो है कोर्ट उसके हक़ में डिग्री पास कर सकती है और वो ऐसी डिग्री समझी जाएगी कि जैसा कि अगर वो उसके पास होता और उसने अपने प्लेंट के साथ तो जो है वो उसको अनेक्स किया होता तब अगर डिग्री पास होती। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई चेक वगैरह है जो आपने जिस पे आपने रिलाई करना था, जो आपने प्लेंट के साथ अनेक्स करना था, वो अगर आपसे गुम गया है तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपने कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाइड करना है कि ये मेरे से लॉस हो गया था। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इसको डिग्री आपको पास कर देगी और वो ऐसी ही डिग्री समझी जाएगी कि जैसे कि वो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में था और आपने अपने प्लेंट के साथ उसको अनेक्स किया। आगे चलते हैं जी। आगे रूल 17 है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक सेव इन सो फार एज is otherwise provided by the Bankers Book Evidence Act 1891, where the document on which the plaintiff sues is an entry in a shop book or other account in his possession or power, the plaintiff shall produce the book। इसमें रूल 17 में है कि ये असल में ये खाता वगैरह की बात कर रहा है कि जो हमारी शॉप बुक्स होती हैं जिसमें हम रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, खाते वगैरह लिखते हैं, अगर प्लेंटिफ जो है वो उस पर इंसार करता है, उस पर रिलाई करता है, तो फिर जो है उसने इसको उस शॉप बुक को जो है उस खाते को आपने प्लेंटिफ ने जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करना ही करना है एज एविडेंस। आगे चलते हैं जी। इसका सब रूल 2 है ओरिजिनली एंटर टू बी मार्क एंड रिटर्न द कोड और सच ऑफिसर एज इट पॉइंट्स इन दिस बिहाफ शैल फोर्थ विद मार्क द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग द कॉपी विद द ओरिजिनल shall if it is found correct certify it to be so and return the book to the plaintiff and cause the copy to be filed। तो जब जो है वो शॉप बुक प्लेंटिफ उसको प्रेजेंट करेगा कोर्ट में और जो इस बाबत ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा जो उसको फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा, अगर तो वो जो है करेक्ट उसको समझता है कि वो सर्टिफाइड है, वाकई है, सही है वो शॉप बुक, तो फिर जो है वो जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा जो इस बिहाफ में जिसको अपॉइंट किया गया होगा वो उसको जो है उसकी कॉपी जो है नेक्स्ट कर लेगा कोर्ट में, कोर्ट फाइल में, और जो है उसको उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है ओरिजिनल उसका जो शॉप बुक है प्लेंटिफ को रिटर्न कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। रूल 18 इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस व्हेन प्लेंट फाइल्ड। इसका सब रूल 1 है डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in accord by the plaintiff when the plaint is presented or to be entered in a list to be added or annexed to the plaint and which is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit।
रूल 18 सब रूल 1 हमें बताता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे प्लेंटिफ जो है रिलाई करना चाहता था या वो प्रेजेंट करना चाहता था कोर्ट में, उसने ना तो फहरिस्त इंसार में उसका जिक्र किया है और ना उसको अनेक्स किया है उस डॉक्यूमेंट को प्लेंट के साथ, तो फिर जो है वो, अगर उसने ऐसा किया है, उसने प्लेंट में उसका जिक्र ही नहीं किया और उसको अनेक्स ही नहीं किया अपने प्लेंट में, प्लेंट के साथ जो उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया है, तो फिर वो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे उसने इंसार ही नहीं किया, जिसका उसने जिक्र ही नहीं किया, जिस डॉक्यूमेंट को उसने अनेक्स ही नहीं किया प्लेंट के साथ, वो फिर एविडेंस में उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता है अनलेस के वो उसके पास लीव ऑफ द कोर्ट हो, कोर्ट का इजाज़तनामा हो। आगे सब रूल 2 एंड नथिंग इन दिस रूल अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंडेंट्स विटनेस और इन आंसर टू एनी केस सेट अप बाय द डिफेंडेंट और हैंडेड टू अ विटनेस मेरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो ये जो रूल 18 है, ये उन डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो अप्लाई नहीं होता है जो कि डिफेंडेंट को या विटनेसेस को रिफ़्रेश ऑफ मेमोरी करने के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें जो होता है, अगर आप फौजदारी मुकदमात में देखें तो आईओ के पास जो डायरी होती है वो लेके आता है, उसके पास एक डायरी होती है रिकॉर्ड के लिए कि वो कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ पे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। तो फिर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए उसका मुताला कर सकता है। तो ये रूल 18 जो है ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिफ़्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पे जो है 18 रूल 18 जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। आगे रूल 19 है एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेन। आगे इसका सब रूल 1 एवरी प्लेंट और ओरिजिनल पिटीशन शैल बी अकम्पनीड बाय प्रोसीडिंग गिविंग एड्रेस एट विच द सर्विस समन और अदर प्रोसेस में बी मेड ऑन द प्लेंटिफ और पिटिशनर। रूल 19 हमें बताता है कि जो भी हमने पिटीशन वगैरह कोई प्लेंट फाइल करना है तो उसमें जो है प्लेंटिफ का एड्रेस वगैरह, इसमें फ़र्द पता की बात हो रही है असल में, ये कि जो भी प्लेंट फाइल करना है उसमें जो है वो फ़र्द पता लगाना है ताकि अगर प्लेंटिफ को बुलाना पड़े या कोई समन भेजना पड़े तो उस एड्रेस पे उसको भेजा जा सके। आगे सब रूल 2 है प्लेंटिफ और पिटिशनर सब्सिक्वेंटली एडेड शेल इमीडिएटली ऑन बीइंग सो एडेड फाइल अ प्रोसीडिंग ऑफ दिस नेचर। ये भी वही बात है, रूल 19 सब रूल 2 ये सेम वही बात कर रहा है कि जो प्लेंट है उसके साथ आपने फ़र्द पता लगाना है, उसमें प्लेंटिफ का जो है वो पता आपने लिखना है ताकि अगर जब भी उसको बुलाना पड़े प्लेंटिफ को या कोई नोटिस वगैरह भेजना पड़े, समन भेजना पड़े, तो उस एड्रेस पे उसको भेजा जा सके। आगे रूल 20 है नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। An address for service filed under the preceding rule shall be within the local limits of the court which the suit or petition is filed or of the district court within which the party ordinarily reside। तो ये आपने जो है रूल 20 के मुताबिक जो भी आपने फ़र्द पता जो है वो प्लेंट के साथ फाइल करना है वो उसी जुरिस्डिक्शन में हो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हदूद में हो या फिर वो जो है प्रॉपर कोर्ट की हदूद में हो। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं रूल 20 नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। एन एड्रेस फॉर सर्विस filed under the preceding rule shall be within the local limits of the district court within which the suit or petition is filed। के रूल 20 में बता रहा है कि जो रूल 19 के मुताबिक जो फ़र्द पता जो हमने देना था प्लेंटिफ का, तो वो हम जो देंगे वो उसी कोर्ट में देंगे, उसी लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देंगे जिसमें वो सूट या दावा जो है वो फ़ाइल किया गया है। ये आप जो है उसमें दावे के साथ भी अनेक्स करके दे सकते हैं या आप बाद में भी दे सकते हैं अगर आपने उस वक्त जो है वो दावे के साथ अनेक्स नहीं किया। आगे रूल 21 है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, कि अगर आप एड्रेस नहीं देते, फ़र्द पता फाइल नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फिर आप प्लेंटिफ और पिटीशनर फेज टू फाइल एन एड्रेस फॉर सर्विस द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू फाइल सच एड्रेस एंड इफ़ ही फेल्स टू डू सो आफ्टर गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी ही शैल बी लायबल टू हैव his suit dismissed or his petition rejected by the court suo motu or any party may apply for
an order to that effect and the court may such order as it thinks just। तो रूल 19 में जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ़र्द पता जो प्लेंटिफ है उसने लगाना था, उसने नहीं लगाया। उसके बाद रूल 20 जो हमें बता रहा है कि अगर हमने उस वक्त अनेक्स नहीं किया प्लेंट के साथ फ़र्द पता, लेकिन फिर भी हम प्लेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लगा सकें। अब रूल 21 में कहता है कि अगर जो है कोर्ट ने उस प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी भी दे दी, मौका भी दे दिया कि आपका जो है फ़र्द पता यहाँ पे नहीं लगा हुआ, आप अपना फ़र्द पता दें, तो फिर भी अगर प्लेंटिफ जो है उस ऑर्डर की तामील नहीं करता, फ़र्द पता नहीं लगाता, तो फिर यहाँ तो कोर्ट सू मोटो लेके उसको उसका जो प्लेंट है वो डिसमिस कर सकती है। या फिर कोई भी पार्टी अगर उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं इस बात को कि इसने फ़र्द पता नहीं लगाया हुआ, तो कोई भी पार्टी जो है वो एप्लीकेशन दे के भी इसको जो है वो डिसमिस करवा सकती है। रूल 21 में ये बता रहा है। आगे रूल 22 प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। जब पार्टी जो है वो अपने एड्रेस पे पाई नहीं जाती तो फिर क्या होगा। इसका सब रूल 1 है, वेयर अ पार्टी इज़ नॉट फाउंड एट द एड्रेस गिवन बाय हिम फॉर सर्विस एंड नो अर्जेंट और मेल अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑन whom notice summon or other process can be served is present a copy of the notice there notice summon or other process shall be fixed to the outer door of the house। रूल 22 सब रूल 1 में कहता है कि कोई समन वगैरह अगर जो सर्विस देनी होती है, अगर उस एड्रेस पे जो भी पार्टी ने अपने एड्रेस लिखे हुए थे वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, वहाँ पे फाउंड नहीं होती और उसका कोई एजेंट भी नहीं है और उसकी फैमिली का कोई मेल मेंबर भी नहीं है, तो फिर जो है वो समन या वो नोटिस जो है उसके घर के आउटर डोर पे जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा। रूल 22 सब रूल 1 में ये कह रहा है। आगे सब रूल 2 है, इफ़ ऑन द डेट fixed such party is not present, another date shall be fixed and a copy of the notice summon or other process shall be sent to the said address by registered post। कि अगर जो डेट फिक्स की गई है, उस समन में डेट फिक्स की गई है, उस डेट पे जो है वो पार्टी पेश नहीं होती, तो फिर जो है वो एक और डेट दी जाएगी और समन नोटिस या कोई भी प्रोसेस जो है वो दोबारा से उसको सेंड किया जाएगा। नोटिस वगैरह समन वगैरह जो है उसको दोबारा से सेंड किया जाएगा और ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होगा, ये पोस्ट के थ्रू जाएगा। आगे क्या है जी, एंड सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी एज इफेक्चुअल एज इफ़ द नोटिस समन और अदर प्रोसेस हैड बीन पर्सनली सर्व्ड। तो ये जो पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू समन नोटिस वगैरह जाएंगे, इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि ये पर्सनल सर्विस उस पर हो गई है, उसको इस बात का पता चल गया। आगे जी रूल 23 सर्विस ऑन प्लीडर। अब प्लीडर के वकील साहब पे जो है फिर उसकी सर्विस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वेर अ पार्टी एंगेजेस अ प्लीडर नोटिस समन और अदर प्रोसेस फॉर द सर्विस ऑन हिम शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब बाय ऑर्डर 3 रूल 5 अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट सर्विस एट द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय द पार्टी। तो रूल 23 हमें बताता है कि जो है हमने अगर सर्विस करनी है तो उस प्लीडर पे भी सर्विस कर सकते हैं, जैसा कि ऑर्डर 3 रूल 5 में बताया गया है। तावक्त के कोर्ट जो है अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स सर्विस एट द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय द पार्टी। अनलेस के कोर्ट उसके जो है एड्रेस पे सर्विस करने के लिए डायरेक्ट ना कर दे। फिर से पढ़ते हैं जी रूल 23 सर्विस ऑन प्लीडर, वेयर अ पार्टी एंगेजेस अ प्लीडर notice summon or other process for service on him shall be served in a manner prescribed by order 3 rule 5 unless the court directs service at the address for service given by the party। वही बात है कि अगर जो है प्लीडर पे भी जो है वो सर्विस समन्स की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, ऑर्डर 3 रूल 5 तो उसमें बताया गया है कि किस तरह जो है हम प्लीडर पे भी सर्विस कर सकते हैं अनलेस के कोर्ट जो है कोई और ऑर्डर ना कर दे। रूल हमें 23 ये बता रहा है कि अगर पार्टीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हो रही तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि उनके प्लीडर पे, उनके वकील साहब पे जो है वो भी सर्विस हो सकती है। आगे जी रूल 24 चेंज ऑफ एड्रेस, कि अगर जो पार्टी है उसने कोई अपना
एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो फिर कैसे करवा सकते हैं। पार्टी हु डिज़ायर टू चेंज द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय हिम एज अ फोरसेड शैल फाइल अ वेरीफाइड petition and the court may direct the amendment of the record accordingly. Notice of such petition shall be given to such other party to the suit as the court deemed it necessary to inform, and may either served upon the pleaders for such parties or be sent to them by registered post as the court thinks fit. रूल 24 में बता रहा है कि जहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है तो फिर वो वेरीफाइड जो पिटीशन है, दरख्वास्त है, वो फाइल करेगी और कोर्ट जो है वो उसके अमेंडमेंट की इजाज़त दे देगी। लेकिन उसके लिए फिर जो है अपोजिट पार्टी को भी नोटिस करना पड़ेगा और उनके जो प्लीडर हैं उनको भी नोटिस किया जा सकता है और जो है वो फिर इस बाबत अमेंडमेंट की बाबत जो है उनको कोर्ट दूसरी पार्टी को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी नोटिस भेज के मुतला किया जा सकता है। आगे रूल 25 है सर्विस बाय अदर मोड्स। Nothing in these rules shall prevent the court from directing the service of notice, summon, or other process in any other manner if for any reason it thinks fit to do so. अब रूल 25 हमें कह रहा है कि जहाँ पे जो है वो डिफेंडेंट किसी भी तरीक़ा कार से अदालत में अपीयर नहीं हो रहा, अदालत में हाजिर नहीं हो रहा, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि जो ऑर्डर 5 में हमने सब्सिक्वेंट मोड्स ऑफ सर्विस पढ़े थे उनकी बाबत भी जो है वो ऑर्डर कर सकती है। इसमें सिंपल ये बात कर सकती है, इसमें कोई जो कदगन है वो कोर्ट पे नहीं है। कोर्ट किसी भी तरीके से मकसद ये होता है कि डिफेंडेंट को अपीयर करना है, डिफेंडेंट को हाज़िर करना है कोर्ट में। आगे रूल 26 लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ। आगे रूल सब रूल 1 है इन एवरी सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन रूल 3 ऑर्डर 22 the plaintiff shall be accompanied by a statement giving clause A the name and address of a person whom in event of the death of the plaintiff may be made a party as his legal representative। तो क्लॉज ए हमें बता रही है रूल 26 क्लॉज ए के जो प्लेंट है उसके साथ प्लेंटिफ ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है वो लिस्ट भी फाइल करनी होती है कि अगर जो है वो उस प्लेंटिफ की जो है वो डेथ हो जाए, डेथ जो है वो अकर हो जाए तो फिर जो है फ़लाँ बंदे को जो है वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको फ़रीक़ मुकदमा बनाया जाए, तो ये लिस्ट देनी होती है। आगे क्लॉज बी है द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन whom in the event of death of the plaintiff shall intimate such facts to the court, furnish the court with the names, particulars and addresses of the legal representative of the plaintiff and make an application for legal representative to be made। ये वही बात है कि जो है वो एक प्लेंट जो फाइल करना है उसके साथ जो प्लेंटिफ है उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है वो लिस्ट देनी है कि अगर मेरी डेथ अकर हो जाए तो फिर जो है उस सूरत में फ़लाँ फ़लाँ बंदे को फ़रीक़ मुकदमा बनाया जाए मेरे बिहाफ पे। आगे सब रूल 2 है अ प्लेंटिफ मे एट एनी टाइम फाइल एंड को। आगे क्लॉज ए है फाइल इन द कोर्ट एंड अमेंडेड लिस्ट ऑफ हिज presumptive legal representative nominated any person in the place of a person nominated under clause B of sub rule 1 for the purpose of that clause। वही बात है कि अगर प्लेंटिफ जो है उसने एक लिस्ट फाइल किया और उसको वो अमेंड करना चाहता है तो फिर जो है एक नई एप्लीकेशन दे के उसको अमेंडेड जो लिस्ट है वो कोर्ट में फ़ाइल कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो ये था जी हमने आज पढ़े हैं जी 26 रूल्स पढ़ लिए हैं ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी के, और आज हमारा ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जो कि था प्लेंट के बारे में। आज हमने सीखा है कि प्लेंट कैसे तहरीर करना है, किस किस चीज़ों को जो है वो उसके प्लेंट के पर्टिकुलर्स हैं जो हमने लिखना है, और जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट हमने देनी है। 7-11 क्या होता है, 7-10 क्या होता है, तो इन तमाम चीज़ों को आज हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।